सी प्लस प्लस के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। फुल फॉर्म क्या है ओप्स का? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज द बेस्ट। व्हाट इज अ क्लास? क्लास क्या होती है? क्लास जैसे माने कि आपके आपकी कॉलेज की क्लास, आपके स्कूल में जो क्लास थी वो भी एक क्लास है। एक तरीके से शेयरों की क्लास, एक शेयर है उसको एक क्लास में डाल सकते हैं, या पेंसिल्स हैं उसकी क्लास बना सकते हैं। अब ये जो क्लास है वो रियल वर्ल्ड लाइफ से हमने ली है, लेकिन ये रियल वर्ल्ड लाइफ में जो क्लास ली है उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी कुछ फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। जैसे पेंसिल है, अब पेंसिल की अलग अलग कैटेगरीज होती है। पेंसिल कुछ लाइट भी लिखती है, कुछ डार्क भी लिखती है, और उस का फंक्शन हो सकता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी मैंने। दूसरा यह है कि पेंसिल दो तरीके की हो सकती है। एक तो लकड़ी की बनी होती है, आपने देखा होगा अंदर उसके जो मटेरियल, ग्रेफाइट मटेरियल होता है, सब लिखते हैं। दूसरा ये होता है कि आप पीछे से उसको दबाते हैं और सामने से एक पॉइंट निकलता है, ये भी पेंसिल हो सकती है। अब उसका फंक्शनलिटी क्या है? लिखना, राइटिंग, ये इसकी फंक्शनलिटी हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो क्लास वही होती है, एक तरीके से ये ब्लूप्रिंट है जो एंटिटीज के एट्रीब्यूट और एक्शंस, एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्शंस जो उसके फंक्शंस उसको बताती है। टेक्निकली अगर बताएं तो क्लास इज डिफाइनिंग अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्लास हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्लास हम ऐसे बनाते हैं। जब हम क्लास बनाते हैं तो जो भी हम क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स रखेंगे और फंक्शंस रखेंगे, इस तरीके से ये फंक्शंस हैं अलग अलग। तो डेटा मेंबर्स और फंक्शंस हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, क्लास का नाम जैसे एक्स लिखा है तो एक्स ओबीजे 1, यानी हमने जैसे इंट एक्स करते हैं, इंटीजर वेरिएबल का एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर का, ऐसे एक्स का ओबीजे बना रहे हैं, यानी कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है फिर? एक क्लास हमने जो बनाई, बेसिकली उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, शुरुआत तो ऑब्जेक्ट से होती है। जैसे मैंने कहा कि आपका क्लास है, स्कूल की एक क्लास हो गई, तो उसमें जितने भी मेंबरान है वो ऑब्जेक्ट है, और वो शेयर करते हैं सारी एट्रीब्यूट, सारे एक्शन जो वो क्लास की। जैसे आप है, आप 9th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, या आप बीटेक थर्ड ईयर में, तो बीटेक थर्ड ईयर के जितने बच्चे होंगे बीटेक थर्ड ईयर में होंगे आपकी क्लास में, उन सब की पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो बीटेक थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस के हैं तो वो कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे या कुछ एडवांस कंप्यूटर डिजाइन पढ़ रहे होंगे। तो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंसिएशन है क्लास का, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो आप भी इंस्टेंस हो सकते हैं, आपका दोस्त भी हो सकता है, ये दोनों की दोनों इंस्टेंस है। और जो इनहेरिटेंस है इसमें, ऑब्जेक्ट में, इसमें सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है इसको। जैसे सिंगल है, मल्टीपल है, मल्टी लेवल है, हायरार्किकल है, हाइब्रिड है, सारे के सारे आपके पास आएंगे। और ऑब्जेक्ट की जो भी आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में लिया है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से क्लास बनती है। फिर क्लास में डेटा हाइडिंग होती है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, फिर क्लासेस का आपस में इनहेरिटेंस होता है। क्लास आपको पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करती है। रोल क्या है? प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का। 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक्सेस स्पेसिफायर अलग होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर अलग होते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर की जहां तक बात होगी, वहां पर 3 हमारे पास मेन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर हैं। इसमें पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। पब्लिक यानी कि सब एक्सेसिबल होगा, बाहर का भी एक्सेस कर सकता है आपके क्लास के अंदर के मटेरियल को। प्राइवेट मतलब कोई नहीं कर सकता, केवल जो फंक्शंस है वो केवल मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड इन दोनों के बीच में, अगर कोई क्लास मेंबर आपने प्रोटेक्टेड किया हुआ है तो वो जो क्लास, जैसे आपने एक क्लास बनाई और यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टेड इनहेरिट किया हुआ है, दूसरी क्लास बनाई तो इनहेरिटेड इस क्लास को इससे इनहेरिट किया है ना, ये आपकी बेस क्लास हो गई, ये आपकी आप डिराइव क्लास कह सकते हैं, इनहेरिटेड क्लास है। तो ये इस मेंबर को, यानी कि इस मेंबर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो बाहर के मेंबरान है उसके लिए प्रोटेक्टेड मेंबर प्राइवेट ही रहेगा, वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। केवल या तो फ्रेंड क्लास है वो एक्सेस कर सकती है, या फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपका ऐसी क्लास जो इससे इनहेरिट हुई है वो कर सकती है। प्रोटेक्टेड का थोड़ा सा एक बीच का वर्जन है प्राइवेट और पब्लिक के बीच में। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? आपने कैप्सूल सुना होगा। कैप्सूल में क्या होता है? दवा भर देते हैं, आपको दिखता ही नहीं है कि अंदर क्या है, आप बस मुंह में डालते हैं और आप गल्प कर लेते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब यह है कि आप एक तरीका है बाइंड करने का डेटा और इस डेटा पे जो फंक्शन चल रहे हैं, जो एक साथ काम करेंगे एक एंटिटी क्लास में, जिसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो अंग्रेजी में इसका मतलब होता है डिटैचिंग, किसी तरीके से आपको और कॉन्क्रीट लेवल पे और डिटेल लेवल पे जाना है। और एब्स्ट्रैक्शन का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो 2-4 होता है, जैसे पृथकहीनता, ये एक इसका मीनिंग है। एक इसमें यह है कि आप पृथकीकरण, मतिहीनता, पृथकीकरण, ये सब इसका मतलब है। यानी कि आप चाहते हैं कि और इस लेवल पे जाएं जहां पर और एब्स्ट्रैक्शन हो, और लोअर लेवल पे जाएं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप हाइड करना चाहते हैं इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन और केवल नेसेसरी डिटेल दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कार ड्राइवर है, अब कार ड्राइवर है तो आप क्यों जानेंगे कि इसके अंदर फिल्टर कौन सा लगा है कार में, या फिर आपकी जो एक्सेल व्हील, जो
व्हील है, उसके अंदर कौन सा मटेरियल है। आपको ये जानना है कि बस हवा निकल गई और हम जाके इसको ठीक कराएंगे, हमें टायर रिप्लेस करना है। एब्स्ट्रैक्शन का ड्राइवर से मतलब ये है कि इफ यू आर ड्राइविंग अ कार यू डोंट नीड टू नो द डिटेल्स। ये काम जो है मैकेनिक साहब का है, जो जो ऑथराइज्ड पर्सन है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आप जैसे अपने पिताजी से कुछ इनहेरिट करते हैं। क्या चीज़ इनहेरिट करते हैं? या उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, उनका उनका नैन नक्शा, उनका चेहरा इनहेरिट करेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आप एक्वायर करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्जिस्टिंग क्लास इनटू द न्यू क्लास। यानी कि आपके पास एक बेस क्लास है या कोई भी क्लास हो सकती है, इसको हम बेस क्लास बोल देते हैं। या आपने एक डिराइव क्लास बनाई, तो बेस क्लास से जब डिराइव क्लास बनाई तो बेस क्लास यानी आपके पिताजी की सारी प्रॉपर्टी आपने ले ली। यानी डिराइव क्लास के पास वो तो प्रॉपर्टी सारी आई गई जो बेस क्लास की है। इसके अलावा डिराइव क्लास में वो भी प्रॉपर्टीज आ गई जो ये डालना चाहेंगे, है ना। आप खुद की, जैसे मान लीजिए आपकी हाइट आपके पिताजी से 1 फीट ज्यादा है, तो वो तो आपने इनहेरिट नहीं की। आपकी अगर आपने इनहेरिट किया होता अपनी हाइट, तो आपकी पिताजी की हाइट बराबर होती है, लेकिन ऐसा नहीं। तो आपने कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी डाली है और आपने पिताजी की प्रॉपर्टी भी ले ली है, तो इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम बेस क्लास में कुछ ऐसी चीजें कर दें जिससे हम कई चीजें यहाँ इनहेरिट नहीं कर पाते, ये इसके बारे में भी बात होगी आगे। जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसे हम बेस या पेरेंट क्लास, इसको हम बेस या पेरेंट क्लास कह रहे हैं, और इस क्लास को हम डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस। कीवर्ड वोलेटाइल। वोलेटाइल कीवर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी, जब आप प्रोग्रामिंग में वोलेटाइल कीवर्ड लिखते हैं तो क्या होता है? अगर हम वोलेटाइल लिखते हैं, जैसे ऑटो है, एक्सटर्न है, वोलेटाइल है, रजिस्टर है, इस तरीके के हम अलग अलग कीवर्ड लिख सकते हैं। तो जैसे हम ये एक वेरिएबल को वोलेटाइल बता देंगे, तो ये डायरेक्ट करता है कंपाइलर को कि वेरिएबल को बाहर, मतलब एक्सटर्नली इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आप चाहते हैं कि कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन जो रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस पे है उसको वो नहीं किया जाए, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन ना करे इसमें। कंपाइलर के अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे आप जानते हैं लेक्सिकल एनालाइजर होता है, पार्सर होता है, ऐसे एक कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो आप चाहते हैं कि वो चीज ना हो और बाहर से भी एक्सटर्नली चेंज हो सके, इसे हम वोलेटाइल कर देते हैं। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन अभी बड़ा एक सवाल है। इनलाइन फंक्शन, मैक्रो और प्रोसीजर, इन सब में क्या अंतर है, क्या जानना। तो अगर हम इनलाइन फंक्शन जानेंगे तो आप अंतर बता पाएंगे। इनलाइन फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपका एक कोड है, आपने एक फंक्शन लिखा इनलाइन फंक्शन, तो क्या होगा कि जो इस कोड में जैसे 4 लाइन लिखी है, तो वो 4 लाइन इस जगह पे आके दर्ज कर दी जाएगी। यानी मान लीजिए प्रोग्राम लेंथ आपका है 10 लाइन का, और ये 4 लाइन के यहाँ पर एक लाइन फंक्शन लिखा आपने और कॉल किया, तो ये 4 लाइन यहाँ पर आके दर्ज हो जाएंगे। तो कितना हो गया? 10 + 4 14 लाइन का कोड हो जाएगा आपका। तो एक फंक्शन जिसमें इनलाइन लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन ऐसे लिखेंगे, फंक्शन का नाम यहाँ पर इनलाइन लिख देंगे। जैसे अगर आपने इनलाइन लिख दिया फंक्शन के पहले, तो उसे हम इनलाइन फंक्शन कहते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, इनलाइन लिखने के बाद इनलाइन होता है। इनलाइन फंक्शन थोड़े फास्टर होते हैं एग्जीक्यूशन में, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि हम स्टैक का यूज करते हैं। हम जाते हैं पहले, जब जैसे ये फंक्शन है, एक फंक्शन है, जैसे ये आपके मेन प्रोग्राम में कॉल होगा, आप जाएंगे पहले इसको स्टोर करेंगे, इसकी जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है और जो वेरिएबल इसमें स्टोर कर रखे हैं या जो इसकी स्टेट है, उसके बाद आप रिटर्न जब करेंगे तो यहाँ से उठाएंगे और वापस आएंगे। तो ये थोड़ा सा ओवर हेड है फंक्शन कॉल करने का। और यहाँ पर कंपाइलर कैसे ट्रीट करता है लाइन फंक्शन को, वो क्या करता है, 4 लाइनें उठाएगा और आपके कोड में रख देगा। मतलब इसमें कोई ऐसे नहीं फंक्शन कॉलिंग के समय जो ओवर हेडिंग हुई, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से स्टोरेज करना, वापस आना, वो सब काम नहीं होगा। लाइन फंक्शन का क्या ये मतलब होता है कि इंटरनली इसको ट्रीट कंपाइलर एज अ मैक्रो ही करता है। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो मतलब ये होता है कि आप, मैक्रो भी एक तरीके से फंक्शन टाइप ही है जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब ये है कि इससे पहले कि आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, वो सारे जो मैक्रोस हैं, मतलब वो सारी जो मैक्रो में लाइन लिखी हुई है, फंक्शन की लाइन लिखी हुई है, वो सारी आके अंदर दर्ज हो जाएगी, यानी कि उस जगह रिप्लेस हो जाएगी, उस फंक्शन की जगह वो लाइनें रख दी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले मैक्रो पे जाएंगे, मैक्रो को एग्जीक्यूट करेंगे, रिजल्ट लेके वापस आएंगे, ऐसा नहीं। वो चारों लाइनें, 3 लाइनें जो है मैक्रो की या इनलाइन की, वो वहां पर दर्ज कर दी जाएगी। अब स्टोरेज क्लास क्या होती है? स्टोरेज क्लास का मतलब ये होता है कि आपको लाइफ और स्कोप बताता है सिंबल का, वेरिएबल या फंक्शन का। जैसे आपने ऑटो कर दिया, एक्सटर्न कर दिया, ऐसे करके। तो जब ऑटो एक्सटर्न, जैसे आप कोई भी स्टोरेज क्लास अगर आपने जैसे इंट एक्स लिखा है, तो समझ जाइए कि इसके आगे ऑटो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक है। एक्सटर्न लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया, आप इसको किसी भी जगह दूसरे फाइल में भी कॉल कर सकते हैं। ये आपकी स्टोरेज क्लासेस होती है। ऐसे रजिस्टर भी होती है, ऑटो के साथ रजिस्टर भी होती है। और स्टोरेज क्लासेस का नाम देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें ऑटो है, स्टैटिक है, एक्सटर्न है, रजिस्टर है, म्यूटेबल है। तो अभी हमने ऑटो की बात अभी आपसे की, और एक्सटर्न आपने देखा बाहर की तरफ, बाहर का भी एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक ये आपका स्कोप और लाइफलाइन बताता है, रजिस्टर है, म्यूटेबल है। और स्टैटिक का अभी आएगा, अगर नहीं आता है तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। पहले थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि ये एक पूरी तरीके से क्लास वेरिएबल हो जाता है, यानी कि पूरी क्लास इसी वेरिएबल को यूज करेगी। इस वेरिएबल को अगर आप फंक्शन में भी जाके चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू रिटेन रहेगी। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है इनिशियली 0 से असाइन हो जाती है, और ये पूरा इसका जो स्कोप है पूरे प्रोग्राम तक है।
म्यूटेबल, यहां पर देखा आपने म्यूटेबल क्या करता है। म्यूटेबल, अ कांस्टेंट क्लास ऑब्जेक्ट मेंबर वेरिएबल कैन बी अल्टर्ड बाय डिक्लेयरिंग इट यूजिंग म्यूटेबल स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर। आपने किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया, अब आप जानते हैं कांस्टेंट को तो चेंज नहीं कर सकते आप, कैसे करेंगे? उसके लिए म्यूटेबल स्टोरेज क्लास है। ये केवल नॉन स्टैटिक और नॉन कांस्टेंट मेंबर वेरिएबल के लिए है जो क्लास में होते हैं। म्यूटेबल से आप उसको चेंज कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू को भी। शैलो कॉपी, डीप कॉपी, इसमें अंतर बताइए। आपको सी प्लस प्लस एक कुछ चीजें अपने आप देता है, जैसे कंस्ट्रक्टर देता है, और अपने आप अगर आप बनाएं चाहे ना बनाएं एक आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, डिस्ट्रक्टर मिल जाएगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी होती हैं, सी प्लस प्लस आपको प्रोवाइड करता है। तो शैलो कॉपी और डीप कॉपी, अगर कॉपी की बात करें तो आपको एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी मिलता है, किसमें? सी प्लस प्लस में। तो शैलो कॉपी ये मेमोरी डंपिंग करता है बिट बाय बिट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। देखिए आप जब क्लास बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी ऑब्जेक्ट से फंक्शन को एक्सेस करेंगे या वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो जब कॉपी आप कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, देखिए वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो मेमोरी डंपिंग बिट बाय बिट शैलो कॉपी है। डीप कॉपी, डीप कॉपी का मतलब ये होता है कि आप कॉपी कर रहे हैं फील्ड बाय फील्ड, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, यहां कर रहे हैं बिट बाय बिट, यहां कर रहे हैं फील्ड बाय फील्ड। तो डीप कॉपी आप कैसे अचीव करते हैं? आप यूज करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को, या फिर ओवरलोडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसको ओवरलोड करके, दो तरीके हो सकते हैं आपके, कॉपी कंस्ट्रक्टर या फिर ओवरलोडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं? आपने देखा होगा ऐसे फंक्शन जिनके आगे जीरो लिखा हो, इज इक्वल टू जीरो किया हो। वर्चुअल फंक्शन जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है, केवल आप फंक्शन का नाम मतलब यहाँ पर डिक्लेरेशन करेंगे और इज इक्वल टू जीरो देंगे, इसको असाइन करते हैं जीरो वैल्यू, जिसे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। यानी कि इस फंक्शन को, जो भी इसका काम ही ये होता है कि इसको डिराइव करना है आपको, मतलब जब भी आप डिराइव करेंगे कोई बेस क्लास को, तो जो क्लास होगी आपकी डिराइव क्लास, वो इस फंक्शन को अपने आप एक तरीके से इंप्लीमेंट करेगी। यानी ये बने ही केवल इंप्लीमेंटेशन के लिए, इसका कोई बॉडी नहीं होगी आपके जिस भी क्लास में इसको डिफाइन किया गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं सी प्लस प्लस में? एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक क्लास जिसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। जैसे हमने लिख दिया कि वर्चुअल एड, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इज इक्वल टू जीरो। एक इसके उस पर मत जाइएगा, जो इसका सिंटेक्स है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वर्चुअल होगा ये और कोई फंक्शन का नाम होगा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर एक क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसमें आगे इज इक्वल टू जीरो दे रहे हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। इस क्लास को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप। ये क्लास केवल इनहेरिटेंस के पर्पस से बनाई गई है। इसका ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट से डील करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं सी प्लस प्लस में? रेफरेंस वेरिएबल, ये रेफरेंस वेरिएबल मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि रमेश कुमार उर्फ गुड्डू, रमेश कुमार उर्फ गुड्डू, तो रमेश कुमार तो उनका नाम है, उर्फ उनका एलियास नाम हो गया गुड्डू, गुड्डू के नाम से जाने जाते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल एक एलियास नेम है गुड्डू की तरह, एग्जिस्टिंग वेरिएबल का। रमेश कुमार एग्जिस्टिंग वेरिएबल हो गया, गुड्डू इनके रेफरेंस वेरिएबल हो गया। यानी कि दोनों के दोनों वेरिएबल नाम और रेफरेंस वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, जो कि रमेश कुमार है। रमेश कुमार बोले या गुड्डू बोले, दोनों एक ही आदमी। इसका मतलब है कि अपडेशन अगर आप करेंगे रमेश कुमार, मतलब अगर आप मिलना चाहेंगे रमेश कुमार से, तो आप अगर उनकी कम्युनिटी में जाएंगे और जाके पूछेंगे रमेश कुमार, अरे रमेश कुमार कौन? अच्छा गुड्डू, गुड्डू, अच्छा हाँ गुड्डू तो वो एक गली छोड़ के रहता है। इस तरीके से आप उनसे मिल सकते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल ऐसा। रोल क्या है स्टैटिक कीवर्ड का? क्लास मेंबर वेरिएबल में ध्यान दीजिएगा, क्लास एक क्लास, उसके अंदर मेंबर वेरिएबल है। स्टैटिक कीवर्ड का क्या काम है? स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल मेंबर वेरिएबल की बात हो रही है तो हमको स्टैटिक जानना है, क्योंकि स्टैटिक फंक्शंस भी होते हैं। तो स्टैटिक अगर हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, they does exist through the objects for the respective class are not created। इसका मतलब समझिए कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल एक कॉमन, एक स्टैटिक वेरिएबल अगर आपने बना दिया तो एक कॉमन मेमोरी, दे शेयर अ कॉमन मेमोरी अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फॉर द रिस्पेक्टिव क्लास। यानी कि अगर आपने स्टैटिक मेंबर बनाया, देखिएगा ये एक स्टैटिक मेंबर बन गया, मान लीजिए आपने एक्स बना दिया, तो ये जो एक्स है, चाहे obj1 बनाइए, obj2 बनाइए, ऑब्जेक्ट जितने बनाइए, वो सब के लिए एक्स एक ही रहेगा। इसके लिए एक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना फंक्शन होता है, अपने फंक्शन होते हैं, अपने मेमोरी वेरिएबल होते हैं। एक क्लास से बनाएंगे, जब उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन मेमोरी, वो अपना यूज करेगा, अपने फंक्शन, मतलब अपनी तरह से फंक्शन यूज करेगा। फंक्शन तो सबके कॉमन होते हैं, लेकिन वेरिएबल उसके सब अपने होंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही मेंबर रहे पूरे क्लास में, तो उसे हम स्टैटिक कर देंगे। तो एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सीधा क्लास नेम से ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्लास नेम डॉट स्टैटिक वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो एक्सेस हो जाएगा। अब मैंने बताया था आपको स्टैटिक वेरिएबल की बात हुई है, तो स्टैटिक फंक्शन भी होते हैं। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? स्टैटिक मेंबर फंक्शन अगेन आप उसको क्लास नेम से इन्वोक कर सकते हैं। जैसे आपने क्लास नेम लिखा, एक क्लास नेम
डॉट फंक्शन करेंगे, जो भी फंक्शन होगा आपका जिसको आपने बनाया है, ऐसे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। एज इट एक्सिस्ट बिफोर क्लास ऑब्जेक्ट्स कम इनटू एग्जिस्ट, मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, आप सीधा उस मेंबर, क्योंकि कोई भी मेंबर फंक्शन अगर आपका है एक क्लास के अंदर, वो एक्सेस के ऑब्जेक्ट से हो सकता है, लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए ऐसा नहीं है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आप डायरेक्ट क्लास नेम, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा क्लास नेम से डॉट करके फंक्शन, उस स्टैटिक मेंबर फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और वो केवल ये जो फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन बनाए, वो केवल स्टैटिक मेंबर जो क्लास के हैं उन्हीं को एक्सेस कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब इस क्वेश्चन है, नेम द डेटा टाइप व्हिच कैन बी यूज्ड टू स्टोर वाइड कैरेक्टर्स इन C++। तो वाइड कैरेक्टर है तो WCHAR करके कुछ होना चाहिए, वाइड कैरेक्टर। तो कौन सा डेटा टाइप है जो वाइड कैरेक्टर स्टोर करेगा, उसके लिए wchar_t, ध्यान दीजिएगा wchar_t। और व्हाट आर और इज द ऑपरेटर ऑपरेटर्स यूज्ड टू एक्सेस द क्लास मेंबर्स, क्लास मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप क्या ऑपरेटर यूज करते हैं, डॉट करते हैं, डॉट, ऐसे डॉट है ना, देखिए डॉट किया था अभी हमने, या फिर हम एरो, अगर हम पॉइंटर के रूप में देते हैं तो हम एरो यूज करते हैं। अब अगला सवाल है, कैन वी इनिशियलाइज अ क्लास स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल एज सून एज द सेम इज डिफाइंड। क्या हम क्लास और स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल को, क्लास या स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं एज सून एज द सेम इज डिफाइंड, जैसे हमने डिफाइन किया ये क्लास और मेंबर वेरिएबल को, उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। एक क्लास या स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का मतलब है कि हम एक टाइप डेफिनेशन दे रहे हैं और यहाँ पर मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब इसका कार्यक्रम शुरू होगा, जब कंस्ट्रक्टर बनेगा और तब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन शुरू होगी, डिक्लेरेशन होगा बस वहां पर। डेटा टाइप कौन सा है, बुलियन वैल्यू को स्टोर करने के लिए, बुलियन वैल्यू, उसके लिए आप बूल यूज करते हैं, बूल, ये आपका प्रिमिटिव मतलब जो उसमें एग्जिस्ट करता है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, CHAR, ऐसी बूल है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग ये तरीका है आपका एक पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। अगर आप फंक्शंस अलग अलग फंक्शन सेम नाम से दर्शाएं, जैसे आप ऐड कर रहे हैं, तो ऐड 2 इंटीजर को भी कर सकते हैं आप, 2 फ्लोट को भी कर सकते हैं, डेटा टाइप भी इसका होता है। तो जो पैरामीटर्स हैं, जो यूनिक लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं, उनके हिसाब से अगर आप एक ही नाम फंक्शन का यूज करते हैं, और यूनिकनेस कब होगी, क्योंकि नाम तो एक ही हो गया, तो यूनिकनेस कैसे होगी, यूनिकनेस होगी तब होगी जब इसके अंदर के जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग वैल्यूज लेंगे, इसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, एक नाम बहुत सारे काम। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या हुई, अब देखिए इज इक्वल टू क्या करता है, जैसे मैंने x इक्वल टू y किया, तो वेरिएबल के लिए तो आप ये जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स में। लेकिन मैं कहूं मैं obj1 को इक्वेट करना चाहता हूं obj2 से, अब ये पॉसिबिलिटी कैसी है, 2 ऑब्जेक्ट को आप इक्वेट करना चाहते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इज इक्वल टू जो ये केवल ये काम करता था, अगर आपने इज इक्वल टू को इस तरीके से ओवरलोड कर दिया, या ऑपरेटर इस इज इक्वल टू को, या फिर एक असाइनमेंट ऑपरेटर को ऐसे ओवरलोड कर दिया, या इसके अंदर ऐसे डेफिनेशन लिख दी, एक फंक्शन ऐसा बना दिया, या ऐसे ऑपरेटर ऑलरेडी लिख दिए कि वो काम करेगा इन दोनों को असाइन करने का, एक दूसरे को चेक करने का, तो इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। कि अगर हम एग्जिस्टिंग ऑपरेटर जो आपका इज इक्वल टू था उसको नया जॉब असाइन करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट का, उनका जो काम है वो अब एक्स और वाई के साथ नहीं रहा, वो ऑब्जेक्ट के साथ इज इक्वल टू करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लस करेंगे, ऑब्जेक्ट को माइनस करेंगे, उसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। डू वी हैव अ स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इन C++? क्या हमारे पास स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप है C++ में? क्या सोचते हैं आप, स्ट्रिंग है? नहीं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि जो आपको प्रिमिटिवली यानी कि C++ खुद प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपके पास इंट है, आप बोलते हैं प्रिमिटिव है, फ्लोट है प्रिमिटिव है, बूल भी प्रिमिटिव है, लेकिन स्ट्रिंग प्रिमिटिव नहीं है, ये STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से मिलता है। डिफॉल्ट स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स C++ में क्या है, आपकी C in है, C out है, ये तो आपने किया ही होगा अगर C++ में आपने प्रोग्रामिंग की हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन C error और C log ये भी डिफॉल्ट स्टैंडर्ड स्ट्रीम है एरर के लिए, लॉग लिखने के लिए। Which access specifiers can help to achieve data hiding? Private protected। पब्लिक से डेटा हाइडिंग नहीं होती, पब्लिक का मतलब तो सब पब्लिकली अवेलेबल है, तो अगर इसका आंसर आप पब्लिक भी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। पब्लिक का मतलब ये, मतलब अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब कह रहे हैं तो आप पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखेंगे, लेकिन अगर आपको डेटा हाइडिंग अचीव करनी है तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड यही दोनों कर पाएंगे। When a class member is defined outside the class, एक क्लास मेंबर क्लास के बाहर है, इज डिफाइंड, मेंबर को जैसे क्लास आपने लिखी, ये आपका क्लास हो गई, लेकिन आप बाहर उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं एसोसिएट करने के लिए कि साहब ये जो चीज है जो हमने बाहर लिखी वो इस क्लास की है, कैसे करेंगे उसके लिए आप स्कोप रेजोल्यूशन, ये 4 के लिए 4 के लिए 4 यूज करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे कहते हैं इसको। डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्या इसको ओवरलोड कर सकते हैं आप? डिस्ट्रक्टर जैसे कंस्ट्रक्टर जब चलता है, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा, तो अपने आप कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है, चाहे आप कंस्ट्रक्टर को ले चाहे ना ले, एक आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, बाकी आप अपने कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। क्या आप डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं?
डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जब आप प्रोग्राम आपका एंड होगा या ऑब्जेक्ट को आप टर्मिनेट करेंगे तो डिस्ट्रक्टर चल जाएगा। जैसे कंस्ट्रक्टर बन उसके जीवित होने पे चला था, उसकी मृत्यु पे आपका डिस्ट्रक्टर चल जाएगा। ओवरलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक डिस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है क्लास का, जिसका नाम एकदम वही होता है जो क्लास में, ऐसे कंस्ट्रक्टर का होता है, कंस्ट्रक्टर का भी नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और इसको हम टिल्डे साइन से करते हैं। नाम क्लास का हो जाएगा, उसके आगे टिल्डे साइन होगा। ये अपने आप चलेगा जब भी ऑब्जेक्ट अपना स्कोप लूज करेगा, जो उसका स्कोप है क्लास का वो लूज करेगा। आप डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते। ओके, जो इसका फॉर्म होता है वो केवल बगैर पैरामीटर के, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने जैसे बताया डिफॉल्ट के अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर आप चीजें दे सकते हैं। मतलब आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज दे सकते हैं, पैरामीटर पास कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं हम आगे, बहुत लंबी सीरीज है।